हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और जब मैंने यूट्यूब वीडियो की स्टार्टिंग की थी तो उस समय मेरे सिर्फ 8 सब्सक्राइबर थे और अब मेरे सब्सक्राइबर 1500 समथिंग हो गए हैं। तो इतने सब्सक्राइब करने के लिए मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मैं ना यूट्यूब चैनल वालों से ना एक शिकायत करना चाह रही हूँ कि मैंने सीमा सचिन पर टॉपिक पर जो बोला था तो मेरे 300 प्लस व्यूज़ चले गए, लेकिन ना मुझे उस पर ऐड नहीं मिला अभी तक भी। और मैंने नेक्स्ट टाइम एक शॉर्ट्स पर वीडियो डाला था और एक व्यूज़ भी नहीं आया, और उस व्यूज़ के आए बगैर ही ना कॉपीराइट का क्लेम आ गया। मेरे को लग रहा है कि मैंने यूट्यूब चैनल वालों की भैंस खोल ली है या क्या चोरी कर ली है ना, जो कि ना तो मुझे ऐड मिला और एकदम से कॉपीराइट का क्लेम कर दिया मेरे ऊपर। और पता है, मुझे इतनी टेंशन हो गई ना इस बात की कि मैंने ना 2 दिन खाना ना खा करके ना मैगी खाती रही। तो मैंने कम से कम 12 पैकेट मैगी के ख़त्म कर दिए। और फिर जब मेरे बच्चे मैगी बनाने लगे तो बोल रहे, मम्मी इस बार तो आप मैगी लानी भूल गई। लेकिन उनको नहीं पता कि मैं कितनी ज़्यादा सैड थी और मैंने दुखी होकर के ना इतने सारे मैगी के पैकेट ख़त्म कर दिए। तो आप लोग ना, जब यदि कोई कंप्लेंट हो तभी कॉपीराइट का मुझ पर क्लेम लगाया करें, नहीं तो इस तरह तो होगा ना तो जितनी भी शॉप है सब जगह से यिप्पी नूडल्स मैगी वगैरह ना सारे ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, तो गाइज आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है कि जो समाज में सबसे ज़्यादा निकृष्ट स्थिति है वो महिलाओं की है। आदि युग से लेकर के जो अब तक भी है ना, समाज में जो सबसे ज़्यादा निकृष्ट समझा जाता है वो महिलाएं हैं। चाहे आप दोहे देख लें, कहीं भी रामायण में देखिए, महाभारत में देख लें, तो नारी को एक तरफ तो सम्मान दिया जाता है और दूसरी तरफ ही उसका इतना ज़्यादा अपमान किया जाता है कि वह अपमान के काबिल नहीं रहती है और फिर भी उस पर कई सारे दोष लगाए जाते हैं। और जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान को धर्म जाति के आधार पर इसलिए विभाजित किया गया है क्योंकि धर्म जाति के आधार पर विभाजित करने से हमारे समाज में नैतिकता बनी रहेगी। और जब समाज के सभी व्यक्ति अलग अलग पार्ट में बटे रहेंगे तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी, देश की प्रगति होगी, देश का विकास भी होगा। और हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमारा देश है वो धर्म और जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो क्वालिटी के अनुसार बटा हुआ है, ऐसा नहीं है। जिसमें जो क्वालिटी होती है, जो जिस काम को करने में सक्षम होता है और वो उस काम को करता है, आगे बढ़ता है, तो उस समय ना तो उसकी जाति देखी जाती है और ना ही उसका धर्म देखा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो किसी खास कास्ट के लोग हैं तो वो उनको इस तरह से बिना ही कमाई के सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे तो पता नहीं, शायद किसी को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं भी एक हिंदू से फैमिली से हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मेरे भी परिवार में, उस परिवार में भी काफ़ी लोग थे और इस परिवार में भी काफ़ी लोग हैं। और जब मैं शादी होकर के आई थी तो मेरा परिवार तो बहुत दूर रह गया था मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं दोबारा वहाँ पर जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड के जितने भी रिश्तेदार हैं सब अलग अलग सेपरेट रहते हैं, तो यहाँ भी कोई नहीं था। तो जब मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी मुझे बताया है सब कुछ ही गलत है, क्योंकि मुझे बताया गया कि फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे, जबकि ऐसी ज़रूरत नहीं थी, कि बस इतना था कि थोड़ा बहुत भी हो तो उससे हम लोग सुख शांति में रह सकें। तो जब मैंने अपने फादर से कहा कि आपने जो कहा था उसका तो 1% भी वहाँ पर नहीं है, तो मेरे फादर ने मुझे जवाब दिया कि मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है तो तुझे जॉब करनी चाहिए। तो मुझे इस तरह की हेल्प मिली थी वहाँ से, और उसके बाद भी इस तरह की काफ़ी सारी हेल्प मिली थी। तो मैं क्या सोचती कि मैं तो जिस कास्ट में हूँ उसी कास्ट से मुझे परेशानियाँ मिलती जा रही हैं,
तो मैं उसको ना तो किसी तरह से इग्नोर कर सकती हूँ और ना ही मैं उसका अपमान कर सकती हूँ। मैं तो जब तक जिंदा हूँ, मेरी जब तक सांसें हैं, तो मेरी जो कास्ट है, मैं उस कास्ट के लिए बहुत ही अपने आप को सम्मानजनक समझती हूँ। और मुझे कितने कष्ट मिले, कितने भी दुख मिले, तो भी मैंने इसी कास्ट के अंदर रहकर ही उनका सामना किया है। तो कभी भी हमको ना किसी धर्म जाति को लेकर के आपस में बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहिए और ना ही किसी के धर्म को कम समझना चाहिए, ना ही अपने धर्म को ज़्यादा समझना चाहिए। हमको अपने आप में सक्षम होना चाहिए। मैंने देखा है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी ना, तो भी मैं बहुत सारे आर्टिकल इसी तरह के लिखती थी। मैं पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं थी, हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं आर्टिकल बहुत ज़्यादा लिखती थी शादी के पहले भी, और मेरे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पढ़े जाते थे जबलपुर के अखबारों में। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, ये जो मुट्ठी भर नेता होते हैं ना, ये देखते हैं कि युवा किस साइड जा रहे हैं। उन्हें पता है कि इस जो समय है, इस समय युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है और शिक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी आप थोड़ा सा भी एजुकेशन आपका हाई होने लगता है, तो फीस इतनी ज़्यादा होती है कि आप ना उस फीस को नहीं भर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे हमारे LLB के बाद रजिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम का रूल बना, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि फीस नहीं जमा कर पाते हैं और इसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रहती है। और कई लोग इस तरह के आश्वासन दे देते हैं, हम तुम्हारी फ़ीस कम करवा देंगे, हम तुम्हें रोज़गार दिलवा देंगे, हम तुम्हारी सारी समस्याओं के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा देंगे। तो इस तरह से युवाओं को भटका करके तो वो अपनी रोटियां सेकते रहते हैं और बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ से हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो बच्चों, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक भटकने का काम मिलेगा। और जो एज आपकी पढ़ने लिखने की है या फिर जॉब ढूंढने की है ना, तो वो सारी आपकी एज निकल जाएगी। फिर आप जा करके उनसे कहेंगे कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं, तो आप मुझे रोजगार दे दो, तो वो आपको पहचान भी नहीं सकेंगे। और मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, मैंने लाइफ में कई सारी बातें ऐसी देख रखी हैं, तभी मैं यहाँ पर कुछ बोलती हूँ। बिना मैं प्रैक्टिकली होने के मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं को समाज में सबसे ज़्यादा निकृष्ट समझा जाता है। यदि वो घर में होती हैं तो घर में उनको क्या जिम्मेदारी दी गई? संविधान के नियम में तो धर्म जाति के आधार पर, कार्य के आधार पर सबको बांट दिया गया, लेकिन जो हमारा समाज है, जो परिवार है, उन्होंने क्या जिम्मेदारी दी? आप अपने दादी नानी लोगों को देखो, उनको सिर्फ बर्तन धोने, झाड़ू पोछे करने और पति की सेवा, सास ससुर की सेवा और बच्चों की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को एक सेवा समझ करके, परोपकार समझ कर इस जिम्मेदारी को निभाया। इस जिम्मेदारी के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। और जब उसके दूसरी पीढ़ी आई, तो दूसरी पीढ़ी में माँ को लगा कि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है ससुराल में, और ससुराल वाले अक्सर परेशान करके मायके में भेज देते। लड़कियां मायके में सारी उम्र गुजार देती थी, और कई मायके वाले इतना आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण नहीं होते थे कि वो अपनी बेटियों को पाल सके, क्योंकि उनके बच्चे भी होते थे। तो फिर माँ ने अपनी बेटियों को घर का काम खुद करती थी, या फिर बेटियों से कहती थी कि तुम घर का भी काम करो और पढ़ाई भी करो। तो इस तरह से लड़कियों ने नौकरी करनी शुरू करी। लेकिन जब लड़कियां नौकरी करती, तब भी उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरी घर की भी सेवा करे, पति की सेवा करे, घर का भी काम करे और नौकरी भी करे। और एक बात यह है कि घर के अंदर तो औरत किस तरह से रहती, किसी को भी नहीं पता चलता। हाँ, लेकिन जब वो एक कदम भी बाहर निकालती है ना, तो उसको जो सबसे पहला सर्टिफिकेट मिलता है वो चरित्रहीनता का मिलता है। तो जो भी लेडीज नौकरी करती हैं, पहले तो उसको समाज से ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद पति से मिलता है। और जिन बच्चों के लिए वो रात दिन परेशान रहती है, सोचती है कि यदि मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहेंगे, इनकी परवरिश अच्छे से होगी, मैं इनकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगी, तो वो जो बच्चे होते वो भी उन्हें चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये जो नारी होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है।
ये कभी भी ये नहीं कहेंगी आपसे कि हमारे जो नियम है उन्हें बदलो। ये खुद ही बदलते बदलते समाज को इतना बदल दिया है कि जो समाज की आज प्रगति है, समृद्धि है, इतना ज़्यादा धर्म कर्म है, हमारा समाज इतना ज़्यादा आगे जा रहा है, तो उसमें नारी का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग है। लेकिन फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज में आज भी जो सबसे ज़्यादा निकृष्ट स्थिति है वो नारी की है।